इस वीडियो सेशन में हम सामंती व्यवस्था के बारे में समझेंगे। सामंती व्यवस्था के बारे में कहाँ से उल्लेख मिलता है और भारत में इसकी शुरुआत कब से होती है। 5वीं शताब्दी के अंत में सामंत शब्द का प्रयोग हमें दक्षिण भारत में अधीनस्थ के लिए सामंत चूड़ामणियाः शांतिवर्मन 455 से 470 ईस्वी के काल में के पल्लव अभिलेख में मिलता है। सबसे पहले इसका हमें जानकारी पल्लव अभिलेख से मिलती है। सामंती व्यवस्था क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसके उदय कब हुआ। 5वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यह शब्द दक्षिण तथा पश्चिम के कुछ दानों में अधीनस्थ के लिए प्रयोग किया गया। उत्तर भारत में इसका प्राचीनतम प्रयोग बंगाल अभिलेख और मुखारी प्रमुख अनंतवर्मन प्रारंभिक 6वीं शताब्दी के बराबर वर्तमान गुफा अभिलेख में मिलता है, जिसमें उनके पिता को गुप्तों का सामंत चूड़ामणि बताया गया है। अगला महत्वपूर्ण उल्लेख जो है यशोधर्मण 525 से 535 ईस्वी के मंदसौर स्तंभ को वश में कर लेने की बात कही है। जैसा बताया गया है 6वीं शताब्दी तथा 7वीं शताब्दी में वल्लभी के शासकों ने महासामंत या सामंत महाराजा की पदवी को धारण किया था। धीरे धीरे इसका प्रयोग पराजित राजाओं को शाही अधिकारियों के लिए होने लगा। सामंत के लिए कलचुरी के स्थान पर सामंत तथा राजा का प्रयोग होने लगा। बाद में हर्ष के भूमिदानों को में सामंत महाराज तथा महासामंत पद का प्रयोग राज अधिकारियों के लिए होने लगा था। इसके साहित्यिक स्रोत हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। बाण ने अपने हर्षचरित्र में अनेक प्रकार के सामंतों का उल्लेख किया है। सामंत सबसे छोटा साधारण अधीनस्थ होता है। महासामंत स्वाभाविक रूप से सामंत के एक पद ऊपर होता है। शत्रु महासामंत एक पराजित शत्रु राजा होता है। स्वेच्छा से अधीनस्थ बनने वाले अप्त सामंत कहलाते हैं। प्रधान सामंत राजा के सबसे विश्वासवासी होते हैं तथा वह उनकी सलाह जरूर मानता था। प्रति सामंत शायद राजा का विरोध करने वाला सामंत होता था, पर यह बात विश्वास के साथ नहीं कही जा सकती है। अनुरक्त महासामंत, जिसका उल्लेख बाण मात्र एक बार करते हैं, विशेष रूप से संबंधित सामंत होते हैं। सामंतों के कार्य क्या हैं? उनका काम है व्यवस्था का काम करने का तरीका। सामंत अपने स्वामी के प्रति दायित्व का वाण सर्वप्रथम उल्लेख करते हैं। उनका पहला काम वार्षिक नजराना देना होता था। सामंतों द्वारा प्रकाशित क्षेत्र से राजा वार्षिक कर प्रजा के स्थान पर सामंतों से वसूलती थी। इनका दूसरा काम राजा के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सम्मान देना होता था। सम्मान प्रदर्शित करने अपना मुकुट या पगड़ी को हटाते हैं। हर्ष के दरबार में इन्हें अनेक तरीके के अपमान का सामना करना पड़ता था। कुछ पंखा लेकर चलते हैं, कुछ गर्दन पर तलवार रख अपने प्राण की भीख मांगते रहते हैं, कुछ हमेशा राजा को सलाम करने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें सिर झुकाकर सलाम करना, सिर झुकाकर राजा के पैरों को छूना, सिर झुकाकर राजा की चरण धूल लेना तथा अंततः राजा के पैरों पर अपना सिर रख देना। बाण के अनुसार पराजित सामंत का तीसरा काम अवयस्क राजकुमार या पुत्र को राजा के समक्ष प्रस्तुत करना। उन्हें राजसी परंपरा का प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे आगे चलकर वफादार बने। सामंतों का एक महत्वपूर्ण कार्य अपने स्वामी को सैन्य सहायता देना भी था। स्वामी के दरबार में रहने वाले सामंतों को कई सामाजिक कार्य भी करने होते थे। कादम्बरी के अनुसार उन्हें जुआ, बांसुरी वादन, राजा का चित्र बनाना, गुत्थियां सुलझाना तथा अन्य कार्य करने होते थे। हर चरित्र में कहा गया है कि सामंतों की पत्नियों को उत्सवों में दरबार में जाना पड़ता था। अतः सामंत अपने स्वामी के आर्थिक एवं सैन्य मामलों के अलावा प्रशासनिक तथा सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।